but in case of the sterile beings, or human beings, or mule आपको पता है खच्चर इंटरब्रीडिंग स्पीशीज है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, या जो लोग स्टेराइल होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो दैट इज इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग बीइंग्स नहीं है. सो इन सम केसेस वी कांट से दैट रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग. लेकिन वही अगर हम वायरस के केस में देखते हैं तो एक और चीज आती है कि द ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप को रिप्लिकेट कर, किसमें, अपनी ही जैसी प्रोजेनी में रिप्लिकेट. जैसे वायरस के साथ क्या है कि वो अपनी जैसी कॉपीज को बना लेता है, और वो अलग बात है कि वो होस्ट सेल के अंदर ही ऐसा करता है, होस्ट सेल के बाहर ही इज जस्ट लाइक ए इनर्ट सब्सटेंस, वो नॉन लिविंग. तो ही इज आल्सो अ लिविंग बीइंग. जब होस्ट सेल के अंदर है तो लिविंग है, होस्ट सेल से बाहर है तो नॉन लिविंग है. द नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कुछ लोगों को पता है मेटाबॉलिज्म. आपको तो आपका मतलब आप साइंस पढ़ के आए, शायद भी आप पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में आ गया. और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्लीज सुना तो है, सुना है इसलिए हाथ पे मालूम है किसे किसे है मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स की एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है, या कहें जो भी लिविंग है उसकी बॉडी में होती है. एक जो भी है उसको बताते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. जस्ट लाइक CO2, carbon dioxide is a very small non-organic compound plus water H2O. इसे हमने कन्वर्ट किया C6H12O. 6 कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक साथ फोटोसिंथेसिस का बेस रिएक्शन, जिसमें आपकी ऑक्सीजन जो है वो सब प्रोडक्ट के रूप में आपकी बाहर निकल जाती है गैस. ऑक्सीजन इज ए सब प्रोडक्ट, द मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. जस्ट इसके अगेंस्ट जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं और उनसे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जस्ट लाइक इसका अपोजिट रेस्पिरेशन में. ये आपकी फोटोसिंथेसिस है. एंड दिस इज
जिसके लिए आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है और लास्ट वन इज द साइंस। आप जो है यहाँ आए हैं और यहाँ बैठे जैसे अभी आप जब तो ये क्या है आप अपने एनवायरनमेंट के धमकी है अब कुछ और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम वहां से सिक्योरिटी यहाँ आती है तो आप अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो है उसका रिएक्शन दे रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है और बहुत सा डिस्टर्ब हो गया। अगर जो टेबल कुर्सी और जो चेयर्स और बेंच है इन्हें कोई प्रॉब्लम कोई भी खड़ा होता है इसको दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि ये नॉन लिविंग आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि क्या है तो लिविंग बींग्स ही ये हैव अब ये लिविंग बींग्स जो है वो आए कहां से कोई मुझे बताए आप लोग आए कहां से कहां से आए सन से तो वो कैसी थी वो बिल्कुल एक हॉट बॉल की तरह थी बॉइलिंग एनवायरनमेंट था और उस प्रिमिटिव अर्थ में कोई लाइफ नहीं देयर इज नो लाइफ एट दैट टाइम क्योंकि जो बेसिक चीज है जो हम अभी कहते हैं जैसे अभी हमने मेटाबॉलिज्म की बात की कि बिना मेटाबॉलिज्म के काम नहीं चल सकता तो मेटाबॉलिज्म में हमने जब कैटाबॉलिज्म लिया को ले रहे थे तो उसमें क्या था हमने ऑक्सीजन लिया ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज को जलाने का काम करती है बिना फ्री ऑक्सीजन के हम किसी चीज को जला नहीं सकते रिस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें अपने जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको कंबस्ट करना उसको जलाना होता है ताकि हम उससे एटीपी एनर्जी को ले सकें तो प्रिमिटिव अर्थ में कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तो लाइफ भी नहीं थी ना ही एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहां पे कोई भी लिविंग क्रीचर्स हो सके उस समय के एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस होती जैसे कि अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन केवल यही थी इवन वाटर वेपर्स भी नहीं थे वाटर वेपर्स तो कहते हैं कि जो कॉमेट्स जो है वो अर्थ पे जो गिरे तो उनकी वजह से जो वाटर जो है वो अर्थ पे आया तो ये वाटर वेपर और वैल्कनिक एक्टिविटी सब चीजों के साथ जो है बहुत सारे रिएक्शन हुए और जैसा कि एआई ऑपरेंट एआई ऑपरेंट ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका बायोकेमिकल थ्योरी दी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बुक है आप इसको लिख लीजिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये हाइपोथेसिस दी कि अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो कैसे हुई तो पहले फर्स्ट हाफ में उसमें जो चीज हुई वो थी दैट इज द केमिकल इवोल्यूशन जिसको हम केमोजेनिक कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन हुआ कि जो स्मॉल पार्टिकल्स जो सेम मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर वेपर्स ये सारे जो पार्टिकल्स थे उन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जैसा कि अभी मैं कह रही थी कि एनाबॉलिज्म में हुआ कि स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ सब्सटेंस ऐसे बने जिन्हें हम आज न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे वो प्रोटीन्स बने और ये प्रोटीन्स ऐसे थे जिनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग फीचर्स आया सेल्फ रेप्लिकेटिंग फीचर्स मतलब अपनी ही जैसी कॉपी बनाने का फीचर क्रिएट हुआ तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग फीचर जब क्रिएट हुआ न्यूक्लियो प्रोटीन में तो इन्हीं से हमारी जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स थी जिन्हें हम वर्सेबेट्स भी कहते हैं वो फॉर्म हुई और फिर यहाँ से आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं तो केमिकल रिएक्शन केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन दोनों चीजों को मिलाकर अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट और फर्स्ट सेल जो बने वो क्या
और जब उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज करना शुरू किया एज देयर एनर्जी सप्लायर, तो इन्हीं को हमने क्या कहा, फोटो। आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पॉइंट पे सारे एंगल, सारी लाइंस क्या होती है, एक ही पॉइंट पे होती है। और अगर आप यहाँ कहते हैं यहाँ पे अगर 1 डिग्री का भी डिफरेंस है, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, 1 डिग्री का डिफरेंस है, क्या है 1 डिग्री तो है, पर आप सोचो कि आपका ये 1 डिग्री और यहां से ये 1 डिग्री का डिफरेंस, जैसे जैसे आप इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे, ये 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और सेम यही चीज आपकी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज थी उनके इवोल्यूशन में हुआ। फर्स्ट पॉइंट पे उनमें केवल चेंज आया, लेकिन इसी चीज ने दो स्पीशीज को बिल्कुल टाइम में टाइम जो है उनको बिल्कुल अलग कर दिया और वो अलग हो गए। जैसे कि आज अगर हम कहें कि जो बंदर है वो हमारे पूर्वज है या हमारे भाई है, तो मानेंगे नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे क्या था, हमारे और उनके दोनों के एंसेस्टर जो थे क्या सेम, तो वो ये पॉइंट था कि जब हमारे और उनके एंसेस्टर, लेकिन इस टाइम स्केल में जब हम आगे बढ़ते गए तो वो चेंजेस जो है बहुत अलग हो गए और उन्होंने अलग अलग स्पीशीज में हमें डिवाइड किया। स्पीशीज का इवन हम कहें की बात करें तो इस तरह जो है स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ। एक रफ एस्टिमेट कहता है कि इस समय अर्थ पे कम से कम 1 मिलियन जो है उससे ज्यादा स्पीशीज जो है वो है, लेकिन जितनी स्पीशीज का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है वो ओनली 20 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 20 लाख स्पीशीज को ही हम जानते हैं, और उसके अलावा बाकी स्पीशीज को अभी तक नहीं जानते, उन्हें अभी तक हमने डॉक्यूमेंटेशन तो दूर की बात है। तो ये कंडीशन है कि अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हम कैसे जान पाएंगे। अभी जैसे अभी आपको बायोलॉजी मुझे इतनी 2 दिन में पढ़ानी अगर होती तो मैं कैसे पढ़ाती, मैं ग्रुपिंग करती, जैसे सर ने आप लोग को ग्रुप किया है, क्यों करती कि नहीं करती, आपको ग्रुप किया कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की। पहले एक बड़ा ग्रुप बनाया, फिर उस बड़े ग्रुप में आपने क्या कर लिया, अपने छोटे छोटे सब ग्रुप बना लिए, अपनी ग्रुपिंग की, तो एक बड़े ग्रुप में आपने सब ग्रुप बनाए। फिर अब वो बाराबंकी वाले जो हैं उसमें से भी कहेंगे अच्छा मैं हम लोग सेम कॉलेज के हैं, वो उसमें भी एक सब ग्रुप बनाएंगे। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, पहले आपने केवल एक कैरेक्टर ढूंढा, सिमिलर कैरेक्टर, कि आप सारे जो है पोस्ट ग्रेजुएट है या सपोज आप सभी को इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आपने पहले एक सिमिलैरिटी ढूंढी, बाकी सारी डिससिमिलैरिटीज को हटा दिया। लेकिन जब आप एक सिमिलर कैरेक्टर मिल गया तो उस ग्रुप में आपने फिर और सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका जो ग्रुप है वो उसमें जो सिमिलर फीचर्स हैं वो बढ़ते चले गए और डिससिमिलर फीचर्स जो हैं वो कम होते चले गए। तो आपका ग्रुप जो है उसमें सिमिलैरिटी इंक्रीज होने लगी और डिससिमिलैरिटी डिक्रीज होने लगी होता है। फिर सिमिलर फीचर्स और डिससिमिलर, वो उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है और सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग करने के बाद वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो डिससिमिलर ग्रुप्स होते हैं उनमें इंटरब्रीडिंग बहुत मुश्किल, नेचुरल प्रोसेस में बहुत मुश्किल होती है, या अगर हम अभी भी अगर ऐसे करते हैं तो आर्टिफिशियली भी करते हैं तो वो सरवाइव नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे इंटरब्रीड से, जैसे अभी म्यूल का मैंने नाम लिया, कि वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो जो नाम है, अभी साइंटिफिक नाम की भी बात करेंगे तो हमारा एक ही है, क्योंकि हम क्या है सेम स्पीशीज हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या इंडियन हो, तो इंटरब्रीडिंग हमारे में हो सकती है, पॉसिबल है। जो हायरार्की होती, जो स्टेप बाय स्टेप जो मैं ग्रुपिंग की बात कर रही थी, इस स्टेप बाय स्टेप ग्रुपिंग को हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। और इस तरह ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कैरेक्टराइज कहते हैं। दैट इज
the largest group, that is called kingdom. Kingdom, हमने इसे नाम दिया kingdom, just like plant kingdom. Kingdom फीचर्स, कुछ फीचर्स जो हैं सिमिलर होते हैं, बाकी सारे डिसिमिलर होते हैं. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं. जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है देखिए कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जा रहे हैं. फैमिली एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज. एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने ऐसे तो नीट वालों के लिए क्रिएट किया था. आप लोग को अगर मे बी अगर आप किंगडम और स्पीशीज को छोड़ दें तो जमाने में हम पीसीओ यूज किया करते थे. पीसीओ, पीसीओ फॉर गर्ल्स, ऊपर किंगडम और नीचे स्पीशीज, बीच का ऑर्डर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस. लास्ट में आते हैं और यहाँ पे हम जो ऑर्गेन होता है कि अगर हम आम कह रहे हैं और सामने वाला मैंगो कह रहा है और अगर दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसके लिए सबसे पहले कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे. ही इंट्रोड्यूस द बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, दैट इज गिविंग ए साइंटिफिक नेम टू ईच एंड एवरी, वो साइंटिफिक नेम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ताकि जो अगर लैंग्वेज बैरियर है वो हमारे बीच में नहीं आए. और इस बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में हम हर एक इंडिविजुअल को हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसका जिनस एंड सेकेंड इज स्पीशीज. जस्ट लाइक होमो सैपियंस, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस. होमो इज अवर जिनस एंड सैपियंस इज अवर स्पीशीज. मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज द जिनस, इंडिका. अब साइंटिफिक नेम भी दे दिया, क्लासिफाई भी कर दिया. क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्लासिफिकेशन भी कर दिया. अब ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिसने किया दैट इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने चूंकि वो बहुत ही कहते हैं कि ही इज अ रिनाउंस्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सब कुछ, महान विचारक. आप सब जगह एरिस्टोटल, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने एरिस्टोटल का नाम नहीं सुना होगा. सुना है, सबने सुना है ना. उन्होंने सब सारे फील्ड में सोचा, वो केवल बहुत सोचते. जस्ट लाइक अभी आप क्या है, आप अगर आईएएस बनेंगे तो आपको सब कुछ सोचना होगा. मास्टर ऑफ ऑल होता है ना आप, तो नहीं क्या, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल. सब कुछ मालूम होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. बायोलॉजी भी पता होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होनी चाहिए. तो अरिस्टोटल जो थे उन्हें भी सब पता था और उन्होंने सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया कि जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम क्लासिफाई करें. तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, जो जमीन पे रह रहे हैं या वो हवा में रह रहे हैं या पानी में रह रहे हैं. तो उन्होंने बहुत ही बेसिक जो है वो फीचर को लिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया. अब इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया कि जो फिश थी उसको भी उन्होंने वाटर में रखा और क्या थे, जो प्लांट्स थे अगर वो वाटर के अंदर हैं तो उन्हें भी उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया. आफ्टर द एरिस्टोटल द सेकेंड साइंटिस्ट वाज कैरोलस लीनियस, जिन्होंने साइंटिफिक नेम दिया. तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्लासिफिकेशन को भी सोचा. तो ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन and divide the organism into the plantae and animalia, and this is called the two kingdom classification. This is called two kingdom classification given by Linnaeus. After the Linnaeus, the another scientist that is called Ernest Haeckel. Ernest Haeckel create a new kingdom that is called Protista, and he divide the organism into three kingdoms. That is called three kingdom classification. After Haeckel, another scientist who come into this field as a Copeland. Copeland divide the organism into the four kingdom. After Copeland,
R.H. Whittaker Sahabai and R.H. Whittaker divide the organism into 5 kingdom. जो बेसिक किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन रिसेंट उसमें हम कॉल लुईस का भी नाम सुनते हैं। कॉल लुईस ने 5 किंगडम को और एडवांस करते हुए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड किया। तो कॉल लुईस का भी है। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। R.H. Whittaker के क्लासिफिकेशन को ही देखते हुए इससे स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, मतलब जो लिविंग है उसे हमने लिया। उन्हें हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का होना जो है सबसे बेसिक कैरेक्टर होता है जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करना जब शुरू करते हैं। न्यूक्लियस होना मीन्स इट्स ए एडवांस फीचर। और न्यूक्लियस जो सेल है, मैंने बात की कि जो स्पेशल जो मॉलिक्यूल्स थे, न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे जिनके पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग फीचर्स था। तो वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग फीचर जो है वो मॉलिक्यूल जिनमें होता है वो बहुत ही खास होते हैं। तो जो खास चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, घर में बहुत सेफ करके रखते हैं ना। क्या होता है घर में, अगर आपका सबसे जो अलमारी में जो आपकी तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर आप क्या रखते हैं, जो भी घर में पैसे और जेवर है वो आप कहाँ रखते हैं? रखा होगा। क्यों रखा है कि नहीं रखा है? तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हैं, ये अपने कीमती सामान को सेफली नहीं रखते, मतलब प्रॉपर उनके पास वो ऐसे ही रहता है। इतना इंपॉर्टेंट तिजोरी बना के, मतलब दैट इज कॉल्ड, जो तिजोरी होती है दैट इज कॉल्ड अंदर रखते। R.H. Whittaker ने उन सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स थे, दे पुट देम इनटू मोनेरा। जितने भी बैक्टीरियाज हैं या जो भी प्रोकैरियोट्स एनिमल्स हैं, मोनेरा में हम बैक्टीरियाज को रखते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स हैं या आर्कीबैक्टीरिया हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस जो है इसको कहते हैं। तो मोनेरा में ये फर्स्ट किंगडम था। यूकैरियोट्स को उन्होंने फिर से डिवाइड किया। जब आप कोई कंपनी अगर किसी ने शुरू की, पहले उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होता है, वो अकेला होता है। मतलब शॉप ओपन किया, वो करेगा, नोट भी करेगा, क्या स्टॉक है सब कुछ, और तुम जो है एक जो है सामान लेना है दिख देना। तो वो क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करता है, उस अलग अलग को हेल्पर्स को रखता है और उनको क्या करता है, काम बांट देता है। सेम चीज जो है यहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। जब शुरू के जो ऑर्गेनिज्म थे तो वो अपना सारा काम खुद कर लिया करते थे, मींस वो यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर। हाँ, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। तो यूनिसेलुलर मींस दे हैव ओनली वन सेल। प्रोकैरियोट दे आर पुट इनटू द प्रोटिस्टा, जैसे कि आपके प्रोटोजोन्स, अमीबा या क्राइसोफाइट, डेस्मिड, डायटम्स, दे ऑल आर द प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर। तो दे आर पुट इनटू द प्रोटिस्टा। और जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा थी जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर था, दैट आर मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारी सेल्स थी और हर सेल अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने ये देखा कि आइदर दे हैव सेल वॉल और नॉट। सेल वॉल है, सेल वॉल एक्स्ट्रा, मतलब अभी तक तो हमने, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है सेल वॉल से। किससे? सेल वॉल से। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, मतलब जो ये सेल है इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब सेल वॉल जिसमें नहीं है उनको बता, नो सेल वॉल। यस, द किंगडम इज एनिमेलिया। सेल वॉल नहीं होती है, क्यों नहीं? और बिल्कुल, अगर मुसीबत आएगी तो क्या होगा? हम भाग लेंगे, लेकिन बेचारे पेड़ पौधे भाग पाते? नहीं भाग पाते, तो इसीलिए उनको ये प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। तो जिनके पास सेल वॉल होती है और इस सेल वॉल वाले ग्रुप में भी फिर उन्होंने दो डिवीजन बनाया और यहां पे रखा कि ठीक है भाई, चलो सेल वॉल है, सब कुछ है, आप देखते हैं कौन अपना खाना खुद बना सकता है। घर बना लिया, सब कुछ है, पर आप अपना खाना खुद बना पा रहे हैं? नहीं। मीन्स यू आर एबल टू सिंथेसाइज देयर योर ओन फूड, मीन्स ऑटोट्रॉप। ओके, चाय बना लेते हैं आप, ऑटोट्रॉप नहीं है, क्योंकि वो चाय का, आपका चाय की पत्ती और बाकी सब चीजें कहाँ, ऑटोट्रॉप नहीं था, मीन्स हेट्रोट्रॉप। फंजाई एंड हैविंग सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉप plantae. Animalia, they do not have cell wall and they also heterotrophs, means they are animalia. Heterotrophs हैं but cell wall, cell fungi and autotrophs हैं और cell wall भी हैं, that is kingdom Plantae. अभी किसी ने क्या बोला? प्लांटी, प्लांटी। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं फंजाई फंजाई, और मेरी एक सिस्टर थी, वो एक दिन मुझसे लड़ गई कि इसको फंजाई तो कहेंगे नहीं, तो फुंगी लिखा हुआ है। Who have cell wall and who are, देखिए हम सिमिलर क्या है, हमने पहले एक सिमिलर कैरेक्टर ढूंढा था, अब उस सिमिलर कैरेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, अब डिसिमिलर चीजों को हटाते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सिमिलर चीजों को एक साथ लाते जा रहे हैं। प्लैनेटी, but their cell body is not differentiated into the leaf, stem and roots. Undifferentiated cell body अगर उनके पास है, means that is undifferentiated cell body is called as thalloid. So means they are thallophyta. Thallophyta. Algae, the chief producer on this earth is algae. Algae को हम क्या करते हैं, रखते हैं थैलोफाइटा में, because their body is thalloid, undifferentiated cell body. And who have the differentiated cell body, means their body is differentiated into leaf, stem and root. They are put into the, अभी आगे देखते हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं हुआ ब्रायोफाइटा।
अगेन द डिफरेंशिएशन इज स्टार्टेड हियर। बॉडी तो डिवाइड है सेल उसमें लीफ स्टेम, लेकिन क्या दैट इज द ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स हैं जिनको हम रूट और स्टेम कहते हैं, अगर वो वाकई हैं तो उनको हम रखेंगे दूसरे ग्रुप में, नहीं तो फिर क्या है। अगर और सबसे बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है कि कंडक्शन ऑफ मटेरियल छोटी जगहों में होता है, बड़ी जगहों में बड़े स्केल पे इस तरह का काम हम नहीं करते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा हैं वो छोटे स्केल पे, मतलब बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है पर उतनी ज्यादा हाईली डिफरेंशिएटेड नहीं होती है कि जिसमें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए प्रॉपर सेल्स हो या प्रॉपर सिस्टम हो। तो हम जो है उन्हें रखते हैं ब्रायोफाइट्स में, और ब्रायोफाइट्स को हम थैलोफाइटा और हायर प्लांटी के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थैलाइड होते हैं और कुछ हायर ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो लीफ स्टेम और रूट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे मॉस और फ्यूनेरिया है वो डिवाइडेड होते हैं, और बरसात के दिनों में आपने ईंटे पे, आपने ईंटिया दीवारों पे जो आपने देखा होगा कि बिल्कुल फ्लैट चिपकी हुई ब्रायोफाइट्स होती है, वो आपकी थैलॉइड होती है। बेसिस ऑफ कंडक्शन टिश्यू, कंडक्ट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, another group who have the conducting tissue, they are again divided into two groups. They are producing seed और they are not producing seed, means phanerogams हैं या cryptogams हैं। When they are producing seed, they are kept into the phanerogams. That is pteridophytes. Pteridophyte, fern. That is fern. आप घर में भी अगर लगाएंगे या ऐसे आप भी कभी देखेंगे, आप फर्न लगाए कुछ दिनों के बाद आपके अगर आसपास में मिट्टी अगर है तो जहां जहां थोड़ी सी भी मिट्टी होगी वहां से फर्न का एक नया प्लांट आपका निकल जाएगा। तो बिना फ्लावर दिखे या प्रॉपर सीड आपको दिखे, ये जो है प्रोपोगेट करते हैं क्योंकि उनके पास स्पोर्स होते हैं, और ये इनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अब फेनरोगेम्स, सीड तो बना लिया, सीड इज द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी प्लांट है उसको जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसको पास आउट करना होता है, मतलब उसको आगे जाना होता है, तो वो क्या करता है, सीड बना लेता है, सीड बना लेता है ताकि ये सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करे। अगर बाय चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है या मतलब जो प्लांट्स है तो हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी स्पीशीज है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। और अगर आप रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो उनमें रिप्रोडक्शन जो है और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके रिप्रोडक्शन में भी काफी फर्क होता है। अभी हम इसको एनिमेलिया में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में जब हम सीड बनाते हैं पर सीड को प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं देते तो क्या है, वो आपका नेकेड सीड है, और नेकेड सीड आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म। और seeds are covered and they have the proper structure
फ्लावरिंग फ्लावर्स होते हैं दैट आर when the seed has 2 cotyledons they are dicot, and when the seed has 1 cotyledon हाँ, फाइलम